आज आपके सामने एक मजेदार कहानी प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है रिश्वतखोर लिमिटेड। जिस विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत खाने की बीमारी लग जाए तो वो उससे कभी मुक्त नहीं होना चाहते और उसके राह में आने वाले हर रोड़े को हटाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। रिश्वतखोर लिमिटेड व्यंग्यात्मक कथा में भी ऐसा ही कुछ होता है जब सारे रिश्वतखोर मिलकर एक ईमानदार को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आपसे क्या पर्दा, मेरी तनख्वाह तो 1000 भी न थी, पर मकान का किराया 1200 मासिक दिया करता था। मेरे साथ काम करते बाकी सभी लोगों का लगभग यही हाल था। हमारी फालतू आय का साधन क्या था, हमारे अफसर इस सत्य से अच्छी तरह अवगत थे, पर वो उसे रोकने में कभी भी सफल न हो सके। वास्तव में हमारे काम की प्रकृति ही कुछ ऐसी थी कि उसमें ऊपरी आय के सिवा कोई अन्य उपाय न था। याद रहे कि हमारे काम का बेईमानी से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। हमने कभी सरकारी माल का गबन नहीं किया, न ही किसी देशवासी का हक मारा। एक वाक्य था जिसके उपयोग से ठेकेदार अपने आप हमारी मुट्ठी गर्म कर दिया करते थे। वह वाक्य था, अभी आपका बिल पास नहीं हुआ। इसके बावजूद हम हर ठेकेदार का बिल भी पास कर दिया करते थे। यह और बात है कि किसी का बिल फौरन पास हो जाता और किसी को कई कई चक्कर काटने पड़ते। हमारी इस कार्यवाही से न तो सरकार का नुकसान होता न ठेकेदारों का। मैं 2 वर्षों से वहां काम कर रहा था, पर कभी न समझ सका कि मेरी मुट्ठी और जेब में रुपया कहां से आता है और कैसे आता है। मेरे साथियों का भी यही हाल था। किसी का हक मारे बिना दौलत में नहाते रहना किसी चमत्कार से कम न था। हमारा महकमा क्या था? रुपया बनाने की खदान थी, जो महज अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए ही बनाई गई थी। एक उल्लेखनीय बात यह थी कि हमारे व्यवसाय में कोई चीज चोरी छुपे या पर्दे के पीछे नहीं होती थी। सारा काम खुल्लम खुल्ला किया जाता था। ठेकेदारों से रुपया भी सरेआम वसूल किया जाता। जितने पैसे आते सबकी नजरों के सामने आते, जो फौरन भाइयों की तरह आपस में बढ़ जाते। आपस में हमारा संबंध किसी लिमिटेड कंपनी के हिस्सेदारों की तरह था। अंतर केवल यह था कि हमारी कंपनी किसी अधिनियम के अधीन नहीं, अपितु अपने आप अस्तित्व में आई थी, जिसके कोई लिखित या स्वीकृत सिद्धांत नहीं थे। हिस्सा बांटने में पूरी न्याय से काम लिया जाता ताकि किसी का हिस्सा मारा न जाए। यदि हम में से कोई गैर हाजिर होता तो अगले दिन उसकी ऊपरी आय बड़ी ईमानदारी से उसके हवाले कर दी जाती। जो लोग वार्षिक छुट्टी पर होते उनके हिस्से की रकम नियमित रूप से जमा होती रहती। ऊपरी आय के एक एक पैसे का बकायदा हिसाब रखा जाता। इस आदर्श कंपनी के किसी हिस्सेदार के लिए यह संभव न था कि यह दूसरों से चोरी छिपे किसी ठेकेदार से रिश्वत ले और अकेले ही हजम कर जाए। इसका कारण यह था कि हमारे रेट गुप्त न थे। हर व्यक्ति को पता था कि 1 लाख से अधिक के ठेकों में 3% है। इसके अलावा ठेकेदारों का बिल जितनी जल्दी पास होता, हमारे हिस्से 2 गुने हो जाते। इसके अतिरिक्त हमारा हिस्सा ठेके की प्रकृति पर भी निर्भर होता। जैसे ट्रांसपोर्ट के ठेके में यह अपेक्षाकृत अधिक होता, निर्माण कार्य में यह रकम और भी बढ़ जाती और सप्लाई के कार्यों में अवसर अनुसार हिस्सा कभी बढ़ जाता, कभी कम हो जाता। फिर भी हमारे रेट इतने स्पष्ट कि ज्यों ही किसी ठेकेदार का बिल पास होता, साहब बहादुर से लेकर चपरासी तक प्रत्येक अपनी ऊपरी आय का हिसाब लगा लेता। सुना है मेरे यहाँ नौकरी होने से पहले कुछ लोभी और स्वार्थी किस्म के लोगों ने इस प्रकार की हरकत की और ऊपर ही ऊपर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने उन स्वार्थी व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसा संगठित फ्रंट कायम किया कि राजनीतिक दल भी क्या फ्रंट बनाएंगे। एकता में शक्ति होती है, ये तो सभी जानते हैं। अतः कुछ दिनों में सब ने मिलकर इन गंदी मछलियों को रिश्वतखोरी के अभियोग में गिरफ्तार करा दिया ताकि पूरा तालाब गंदा होने से बचा रहे। यहाँ आने से पहले मैं कहीं और 1500 रुपए मासिक की नौकरी कर रहा था। यहाँ के 1000 की नौकरी प्राप्त करने की खातिर मैंने न केवल वहाँ के 1500 की नौकरी पर लात मारी, बल्कि गहरे मित्र को 4000 रुपए देकर उसका उपकार भी उठाया। यह जगह थी ही ऐसी कि जो एक बार आ जाता फिर उम्र भर यहाँ से जाने का नाम न लेता। जिस मित्र ने अपनी सीट मेरे हाथ बेची थी, उससे कुछ व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण कहीं और जाना पड़ा।
नहीं तो खुली आंखों से ऐसी सोने की खदान 4000 रुपए में कौन बेच सकता था। इसके अलावा उस मित्र ने मुझसे वायदा भी लिया कि अगर उसे फिर कभी इस सीट पर वापस आने की जरूरत महसूस हुई तो मैं बिना चूंचा किए उसके हक में इसे मैं छोड़ दूंगा। वैसे तो कई लोग उसके 20,000 रुपए तक देकर इस सीट को खरीदने के लिए तैयार थे, पर वह डरता था कि कहीं कोई ऐसा अविश्वसनीय व्यक्ति उसकी कुर्सी पर अधिकार न कर ले जो बाद में इसे छोड़ने का नाम न ले। यहाँ आते ही मेरे घर और जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन प्रकट होने लगा। बीबी बच्चे दिन प्रतिदिन मोटे होने लगे। मेरी स्वयं हालत यह हो गई कि सभी पतलून तंग होकर बेकार हो गई। सब कपड़े नए सिरे से बनवाने पड़े। हमारा जीवन स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि हर देखने वाले को इस परिवर्तन का एहसास होने लगा। जीवन खूब मजे से बीत रहा था कि हमारे दफ्तर में कहीं से हैदर नाम का एक व्यक्ति आ टपका। उसके आते ही सब काम चौपट हो गया। उस व्यक्ति को हमारे यहाँ लाने में किसका हाथ था इसका पता तो न चल सका। हमारे साहब ने उसे ट्रांसपोर्ट सेक्शन में लगा दिया। हैदर एक सूखा सड़ियल सा इंसान था जो हर समय मुंह लटकाए रखता। शरीर पर मांस नाम की कोई चीज न थी। चूंकि हम सब भी शुरू में उसी की तरह थे तो सोचा कि 2-4 महीने में उसके चेहरे पर भी रौनक आ जाएगी, पर साहब हमारा ख्याल गलत निकला। हैदर के यहाँ आने के अगले दिन साहब ने सबको बुलाकर मशवरा किया कि हैदर का हिस्सा कितना निश्चित किया जाए। लंबे वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि हैदर को केवल 46 रुपए देना ही उचित होगा, क्योंकि उस दिन की आय कुछ अधिक न थी। यह रकम हैदर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई। छुट्टी के समय मैं उसके पास पहुँचा। अभिवादन के बाद मैंने रुपयों का लिफाफा उसकी मेज पर रखा। यह क्या है? यह आज की आय में से आपका हिस्सा है। कैसी आय? किसका हिस्सा? यह सुनकर मैं फीकी सी हंसी हंस दिया। ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका इसी प्रकार की हंसी होती है। हैदर ने यह कहकर रुपयों का लिफाफा जमीन पर पटक दिया कि मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए। मैं चुपके से लिफाफा उठाया और सीधे साहब के पास पहुंचा। उन्होंने सारा किस्सा सुनकर कहा, यह बेवकूफ आदमी तो ईमानदार नजर आता है। दफ्तर के अन्य घात किस्म के महाशय वहाँ मौजूद थे। उन्होंने राय दी कि हो सकता है कि उसने यह रकम कम समझकर लौटा दी हो। अपना कद बढ़वाने का यह भी एक तरीका होता है। अतः हैदर का हिस्सा बढ़ा दिया गया। अगले दिन किसी और के हाथ उस दिन की रकम हैदर को भेजी गई। हैदर ने उस व्यक्ति को भी भगा दिया। हम सब खूब जानते थे कि अगर सारे दफ्तर में एक भी आदमी हिस्सा लेने से इनकार करता है तो उसकी वजह से सबके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। सबकी यही इच्छा थी कि किसी प्रकार हैदर को भी बराबर का हिस्सेदार बनाया जाए ताकि वह दूसरों की रोजी रोटी पर लात मारने की मूर्खता न कर बैठे। हैदर के डर से हम पूरे 1 सप्ताह किसी ठेकेदार से एक भी पैसा वसूल न कर सके। अब तो सभी कर्मचारियों को चिंता होने लगी कि अगर यही हाल रहा तो सबके बीबी बच्चे नए सिरे से कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। हैदर को सीधे रास्ते पर लाने की सब तदबीरें उल्टी हो गईं। वह रोज सवेरे लंबे डग भरता एक भूत की तरह दफ्तर आता और शाम को उसी प्रकार वापस चला जाता। अब हमें संदेह होने लगा कि हैदर को किसी सोची समझी योजना के तहत यहाँ भेजा गया है ताकि वह हमारी गतिविधियों से ऊपरी अफसरों को अवगत कराता रहे। उन्हीं दिनों जमील नाम का एक व्यक्ति हमारे दफ्तर आया और कहने लगा, अगर मुझे आप नौकरी दे दें तो मैं इस दुष्ट हैदर से आप लोगों की जान छुड़ा सकता हूँ। जमील का प्रस्ताव फौरन मान लिया गया। काफी सौदेबाजी के बाद नौकरी की शर्त भी तय हो गई। फैसला यह हुआ कि अगर जमील किसी प्रकार हैदर को चलता कर सके तो उसे 50 रुपए मासिक पर चपरासी रख लिया जाएगा, पर ऊपरी आय में उसका हिस्सा उतना ही होगा जितना हमारे साहब बहादुर स्वयं लेते हैं। कुछ दिन बाद हेडक्वार्टर से हमारे डायरेक्टर जनरल 2 अफसर के साथ दफ्तर मुआयने पर आए। उन्होंने दोपहर का खाना कर्मचारियों के साथ कैंटीन में खाया। खाने के बाद कहवे का दौर चल रहा था। हैदर सबसे अलग थलग नित्य की तरह मुंह लटकाए त्योरी चढ़ाए बैठा था। अचानक जमील ने अंदर प्रवेश किया और तेजी से हैदर को गले लगाकर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे हैदर भाई तुम। हैदर हक्का बक्का नजर आ रहा था। कहने लगा, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान न सका। बनो मत हैदर भाई, बनो मत। भाई साहब, मैं वाकई आपको बिल्कुल पहचान न सका। सारे कर्मचारी उन दोनों की ओर देखने लगे।
जमील ने भी ऊंची आवाज करते हुए कहा, मेरी जान, याद नहीं जब अंकारा में हमारे साथ मिलकर मुंह काला करने जाया करते थे? कहो यह भी याद नहीं? फिर जब भारी भरकम खुर्द बुर्द करने के अभियोग में तुम्हें सजा हो गई थी और मेरे एक वकील दोस्त की कोशिशों के बाद भी 1 साल जेल की हवा खाने के बाद तुम्हें रिहाई नसीब हुई थी? जी नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी नहीं, आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है। आपको धोखा हो रहा है। बनो मत हैदर मियाँ, जरा दिमाग पर जोर डालो। तुम वही हैदर हो जो बैंक में खजांची थे और 15,000 रुपए गबन करके भाग गए थे। चलो छोड़ो, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हैदर गुस्से से भन्ना कर बोला, भाई साहब, मैं आपको पहचानता ही नहीं। यह सब किसी और के साथ हुआ होगा। बनो मत जी, जमील ने फिर वही रट लगाई। अच्छा, मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ। याद करो जब तुम एक नर्तकी के जाल में फंस गए थे और फिर उसे खिलाने पिलाने के लिए तीसरी बार गबन करने पर। साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। आपको वह घटना तो अच्छी तरह याद होनी चाहिए जब आपको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। आपकी बेटी ने थाने जाकर। बकवास बंद करो जी। किसकी बेटी? कौन सा थाना? हैदर चिल्लाकर कहा। जमील ने उसके गुस्से की परवाह न करते हुए मुस्कुरा कर कहा, भाई हद हो गई बनने की। क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि मैं तुमसे मुलाकात की खातिर जेल आया करता था? गजब खुदा का, जो आदमी तुम्हें पूरे 1 साल तक अपनी जेब से सिगरेट, फल और दर्जन भर जरूरी चीजें नियमित रूप से जेल पहुंचाता रहा, आज तुम उसे पहचाने से इनकार कर रहे हो। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो हैदर। हैदर लाल भभूका हो उठा और फुफकारता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। कैंटीन में मौजूद किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं आया कि हैदर ने यह सब किया होगा, जिसका कच्चा चिट्ठा अभी अभी जमील खोल चुका था। इसके बावजूद सबने एक दूसरे को अर्थपूर्ण अंदाज से देखा, मानो कह रहे हो, क्यों जनाब, देख ली इस बेगैरत की करतूत। 2 ही दिन बाद प्रधान कार्यालय के आदेशों अनुसार हैदर को नौकरी से छुट्टी मिल गई। जमील को दफ्तर में चपरासी रख लिया गया। 50 रुपए मासिक तनख्वाह और ऊपरी आय में से साहब बहादुर के बराबर का हिस्सा। धन्यवाद। चलिए एक नए सफर पर चलते हैं, जहां हम आपको मंत्रमुग्ध करने वाली कहानियां सुनाएंगे और आपके मनोरंजन का पूरा इंतजाम करेंगे। आजकल के लोग रील्स और अन्य चीजों में खोए रहते हैं, लेकिन इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप हमारी कहानियों का आनंद लें। तो देर न करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने प्यार से हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि आपके लिए हम ढेर सारी मजेदार कहानियां ला सकें।